हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आप लोग का सीए फाउंडेशन का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। आई नो आप लोग इस वीडियो का बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे कि कब मैं सजेस्टेड सॉल्यूशन डालूंगा। बहुत जन का मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा था, मैसेज आ रहे थे, पर्सनल मैसेज थे कि भैया कब आप वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें पूरा सजेस्टेड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो आज अपन इस वीडियो में पूरा का पूरा सजेस्टेड सॉल्यूशन सीए फाउंडेशन जून 24 अकाउंट्स पेपर का करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप एनालाइज कर लेना कि आपने एग्जाम में क्या सिली मिस्टेक किया है, किस क्वेश्चन में आपको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। हाँ, और एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि ये पेपर एज यूजुअल जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं, अपने सारे बैचेस में बोलता हूं कि आप लोग आईसीआई का स्टडी मेट पे फोकस किया करो। ये पेपर भी पूरा का पूरा आपका आईसीआई स्टडी मैट से था। इफ आपने आईसीआई स्टडी मैट थॉरली करके गए थे तो ट्रस्ट में आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। एंड बाकी आपने कोई भी सिली मिस्टेक्स हुई होगी तो टेंशन मत लेना, आपको आईसीआई बहुत सारा स्टेप मार्किंग देता है। एक छोटा सा ब्लंडर मुझे लगता है इस पेपर में हो गया था, जो कि सारे स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज करके पूछ रहे थे कि भैया अब क्या होगा। यस राइट, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में कुछ एम्बिग्विटी है, बिकॉज जो आपके सिलेबस में डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट है वहां पे बोला गया है कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं होता है, प्रोस्पेक्टिव चेंजेस लेके आना होता है। बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वहां पे था रेट्रोस्पेक्टिव। तो मुझे ऐसे लगता है कि आईसीआई को वहां पे आपको स्टेप मार्किंग, ग्रेस मार्किंग देना चाहिए एंड वो आपको मिलेगा भी, क्योंकि वो आपका हक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं लगता कि सीए फाउंडेशन का बच्चा उस क्वेश्चन को टेकल आउट कर पाया होगा। बट स्टिल कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। बट इफ आपने वैसा नहीं भी किया तो इट्स फाइन। आई बिलीव एंड आई रिक्वेस्ट आईसीआई की प्लीज इन बच्चों को कम से कम डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन का तो पूरा मार्क्स अलॉट करना चाहिए। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स डिस्कस सीए फाउंडेशन जून 24 अकाउंट्स पेपर। पेपर बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 1 एज यूजुअल ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन था। यहाँ पे आई थिंक आप लोगों ने कोई भी मिस्टेक नहीं किया होगा, सारे के सारे ट्रू और फॉल्स आपके आईसीआई स्टडी मेट से कॉपी पेस्ट आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन था कि क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस देन इट डज नॉट एंटर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज शोन ओनली इन द बैलेंस शीट। यस, एकदम ट्रू है। जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है, कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है तो उसका सिंगल इफेक्ट होता है, डुअल इफेक्ट नहीं होता है। इट इज शोन डायरेक्टली ओनली इन द बैलेंस शीट, नॉट इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका आंसर होगा आपका ट्रू। Then the next question was if the amount is posted in the wrong account or is written on the wrong side of the account, it is called as error of principal। बिल्कुल गलत। error of principal वो होता है जहां पे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। दिस एरर इज नोन एज एरर ऑफ कमीशन। तो ये आपका फॉल्स होगा। Then accounting standard can override the statute। statute का मतलब होता है कानून। कानून से ऊपर इंडिया में कोई चीज है नहीं, because accounting standards are prepared in provided in ambit of the statute। तो ये भी आपका false होगा। Then promissory note is different from bills of exchange because the amount is paid by the maker in case of former and by the acceptor in the latter। बोलता है promissory note के केस में जो मेकर है वो पेमेंट करता है, whereas in case of bills of exchange it is paid by the acceptor। एकदम ट्रू स्टेटमेंट था ये। All errors are rectified means of journal entry, बिल्कुल भी नहीं, because under rectification of errors हमने पढ़ रखा था कि थ्री stages of errors होता है। एक होता है before preparing trial balance, एक होता है after preparing trial balance but before preparing final accounts, और एक होता है आपका after preparing final accounts। So जो भी errors before preparing trial balance है उस कंडीशन में कोई भी one sided errors के लिए हम लोग journal entry पास नहीं करते हैं, we pass just an statement, right? तो ये भी आपका false होगा। Then revaluation account is also known as profit and loss adjustment account। yes, एकदम करेक्ट है। revaluation account is also known as profit and loss adjustment account। आई होप आपने इन सब में कोई भी मिस्टेक नहीं किया होगा। इसी तरीके से रीजंस के साथ आप आंसर्स लिख के आए हैं तो आईसीआई आपको फुल मार्क्स अलॉट करेगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में। मैं ऐसे ही आपको एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, हर एक सॉल्यूशन आपको डिस्प्ले कर दूंगा, पॉज करके आराम से क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आपका आईसीआई स्टडी मैट से क्वेश्चन था। ये भी बोल रहा है डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है? अकाउंटिंग पॉलिसी सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है जो हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं, राइट। एंड देन बोला कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आप कब कब चेंज कर सकते हैं, जब हमारे स्टैट्यूट में कोई चेंज हो गया, रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैट्यूट है, कानून में ही कुछ बदलाव आ गया तो हमें चेंज करना पड़ेगा पॉलिसी को, या फिर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेस है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। इफ आपको लगता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर प्रेजेंटेशन देगा टू द यूजर्स तो उस कंडीशन में भी आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 एक्सेप्शंस फॉर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी।
तो अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ नहीं, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय एंटरप्राइज इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये 3 बेसिक एक्सेप्शंस है। इफ आपने आराम से अपनी लैंग्वेज में भी लिखा होगा तो मान के चलिए हाफ मार्क शायद राइटिंग का कट कर दे, बाकी आपको पूरा मार्क्स अलॉट होने वाला है। फिर एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज दैट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वेयर वी रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन, वी डू नॉट रिकॉर्ड एनी क्रेडिट ट्रांजैक्शन अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट? एंड इट इज सुटेबल फॉर प्रोफेशनल्स। लेकिन आजकल तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता ही नहीं है, हर जगह अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होता है। फिर आपसे पूछा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मैन मे कम मैन मे गो बट बिजनेस विल गोज ऑन फॉर एवर। बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हम लोग क्या करते हैं, हमारे बिजनेस में एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्लासिफाई करते हैं इनटू करंट एंड नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। आई होप आपने क्लास 11 में ही ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, देन फाउंडेशन में भी बहुत इजी से कंसेप्ट से पूछा है, तो यहाँ पे आपको आराम से 2 आउट ऑफ 2 मिल जाने चाहिए, यहाँ पे आपने कोई मिस्टेक नहीं किया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था। नॉर्मली आज तक आईसीआई ने जीएसटी के ऊपर जर्नल एंट्रीज नहीं पूछा है, तो आप ये नहीं करके गए, इसलिए मैं बार बार अपने बच्चों को बोलता हूँ आईसीआई स्टडी मैट करके जाया करो। आईसीआई स्टडी मैट ही आपके लिए भगवत गीता है। आपको कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी से भी क्लासेस कर रहे हो, जस्ट फोकस फर्स्ट ऑन आईसीआई स्टडी मैट। तो क्वेश्चन नंबर 1C आपसे बेसिक जर्नल एंट्रीज पूछा है जीएसटी से रिलेटेड। आपने पहले गुड्स परचेज किया है सोनू से एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है तो इट्स अ क्रेडिट परचेज होगा, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। सिंस हम परचेज कर रहे हैं तो जीएसटी का इनपुट मिलेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सोनू। आई होप क्लियर। देन नेक्स्ट आपने मोहित को सेल किया है और उसमें जीएसटी चार्ज किया है। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 40% इज रिसीव बाय चेक इमीडिएटली, यानी यहाँ पे कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों है। तो आपका एंट्री होगा मोहित डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। ये ध्यान रखना, आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू होता है उस पर कैलकुलेट होता है। तो आपका पहला 2 एंट्री एकदम इजी सा था, जहां पे आपने परचेज किया तो इनपुट आ गया और सेल्स किया तो वहां पे कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों था, ठीक है। देन आप ड्राइंग्स कर रहे थे, थर्ड क्वेश्चन वाज ड्राइंग्स। यहाँ पे 25,000 विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स, बिजनेस से आप गुड्स लेके जा रहे हैं, तो जब भी बिजनेस से गुड्स अदर देन सेल जाता है तो हम लोग परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना होता है जीएसटी में, इफ आपने गुड्स नहीं सेल आउट किया है तो जो भी परचेज करने के टाइम आपने इनपुट बुक किया था वो इनपुट ही रिवर्स हो जाता है, बिकॉज जब वापस परचेज क्रेडिट करते हैं तो आउटपुट क्रेडिट नहीं होता, इनपुट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे आपका एंट्री होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। एंड द लास्ट पार्ट वाज आपने मशीनरी परचेज किया है 2 लाख रुपए में, उस पर जीएसटी भी पे करोगे एंड 1 लाख इमीडिएटली पे कर दिया, बाकी आप 2 महीने बाद पेमेंट करने वाले हैं। आप बिजनेस के लिए कोई भी चीज परचेज करो जिसके ऊपर आपने जीएसटी पे किया है तो आपको इनपुट मिल जाता है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू मैसेज ब्राइट इंडस्ट्रीज, जितना आप बाद में देने वाले हो 2 महीने बाद में, एंड टू बैंक जितना आपने इमीडिएटली पे कर दिया। आई होप इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, आप बचपन में क्लास 11 में ही सीख जाते हैं जर्नल एंट्री करना, प्योरली उसी से रिलेटेड कांसेप्ट था। तो ये तो आईसीआई की तरफ से एक बोनस क्वेश्चन था आपके लिए। दैट वाज योर कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे 20 मार्क्स आप इजीली सिक्योर कर सकते थे, 20 नहीं तो बेयर मिनिमम आपको यहाँ पे 12 to 14 मार्क्स तो सिक्योर करना ही चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2A। 2A क्या बोल रहा है, द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है डिड नॉट टैली एंड द डिफरेंस वाज पोस्टेड टू अ सस्पेंस अकाउंट। बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन था एंड इस बार तो आईसीआई इतना मेहरबान है आपके ऊपर में कि उन्होंने एक तो जर्नल पूछ लिया, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें भी हम क्या करते हैं जर्नल करते हैं। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्या ध्यान रखना था कि ये जो क्वेश्चन है स्टेज 1 एरर का है, स्टेज 2 एरर का था या फिर स्टेज 3 एरर का था, तो ये क्वेश्चन स्टेज 2 एरर का था जहां पे आपको सस्पेंस अकाउंट यूज करना था। ट्रायल बैलेंस बन चुका है, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले का रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आपको पास करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या पूछा, सबसे पहले बोला था टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक फॉर जनवरी हैज बीन कास्टेड शॉर्ट, तो आपने सेल्स रिटर्न को कम दिखा रखा है, तो मेरा एंट्री हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट।
The next was freight paid for installation of a machine was posted to the freight account as 5600. तो जब आप कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस एसेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, बट आपने गलती से फ्रेट में डेबिट कर दिया, तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट 6500 टू फ्रेट अकाउंट 5600 टू सस्पेंस अकाउंट, डिफरेंस अकाउंट सस्पेंस में चला जाएगा। The next entry was goods of the value 2500 returned by a customer were entered in the sales day book and posted therefrom to the credit of his account. यानी एक तो सेल्स रिटर्न हुआ है, तो सेल्स रिटर्न हुआ है तो क्या करना चाहिए था हमें, गुड्स ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय ए कस्टमर, गलती से आपने सेल्स में डाल दिया, सेल्स रिटर्न डेबिट होना था बट उसकी जगह आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, लेकिन कस्टमर अकाउंट को करेक्टली पोस्ट किया है, तो मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आई होप इन तीन एंट्रीज में आपने कोई गलती नहीं किया होगा। Number 4, 18,000 paid for purchase of old motorcycle for personal use were debited to conveyance account. जब आप पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज लाते हैं तो ड्राइंग्स डेबिट करते हैं, तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट। नेक्स्ट है परचेज ऑफ 6700 हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिटर्स अकाउंट एज 6000। हमने परचेज किया 6700 लेकिन पोस्ट किया है 6000, इसका मतलब क्रेडिटर को कम पोस्टिंग किया है, तो एंट्री क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, यदि आपका कोई एक आधा जर्नल एंट्री गलत भी हुआ है तो कोई बात नहीं है, ईच एंड एवरी पॉइंट का सेपरेट मार्किंग है, तो आपको इंडिविजुअली मार्क्स भी मिलेगा। क्लियर है? आई होप यहां तक आपने कोई भी मिस्टेक नहीं किया होगा। दैट वाज योर फर्स्ट एंट्री, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट? चलो आगे चलते हैं। सिक्स्थ एंट्री, रिसिप्ट ऑफ कैश 5000 फ्रॉम मिस्टर अविनाश was posted to the debit of his account. जब मुझे अविनाश से कैश मिला तो एंट्री करना चाहिए था कैश टू अविनाश, तो अविनाश के क्रेडिट में लिखना था, इंस्टेड हमने अविनाश के डेबिट में लिख दिया, तो अब क्या करेंगे, डबल अमाउंट से अविनाश को क्रेडिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अविनाश 10,000 से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अविनाश 10,000 से। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। देन a check of 2500 received from Mr. Alok had been dishonored. अब डिसऑनर हो गया तो मुझे फिर से आलोक को डेटर बनाना था, बट उसकी जगह हमने अशोक को डेटर बना दिया, तो एंट्री होगा आलोक अकाउंट डेबिट टू अशोक, आलोक डेबिट टू अशोक। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ 8500 टू मिस्टर दीपक वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स करेक्टली बट व्हाइल पोस्टेड इन द लेजर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। अब मिस्टर दीपक को हमने सेल्स किया तो मिस्टर दीपक के डेबिट में होना चाहिए, बट गलती से आपने मिस्टर दीपक को क्रेडिट कर दिया, अब डबल अमाउंट से हम क्या करेंगे, मिस्टर दीपक को डेबिट कर देंगे, मिस्टर दीपक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। I hope this is clear. Next, the total of discount allowed column in the cash book for the month of December amounting to 3800 was not posted. हमने डिस्काउंट अलाउड में पोस्टिंग नहीं किया, इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड डेबिट नहीं हो रखा। अब क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सेल ऑफ ओल्ड ऑफिस टेबल 2200 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स, हमने ऑफिस टेबल बेचा और गलती से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, द रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ऑफिस टेबल या फिर ऑफिस फर्नीचर अकाउंट। तो दैट वाज योर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन। आई होप इसमें आपका कोई भी मिस्टेक नहीं है, आपका कोई एक दो एंट्री मिस्टेक हो भी गया है तो डोंट वरी, आपको बहुत सारा स्टेप मार्किंग यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ एवरी जर्नल एंट्री हैज गॉट सर्टेन मार्क्स। चलते हैं आगे, नंबर 4 2 का बी। अब ये क्वेश्चन एक एम्बिग्युइटी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक एम्बिग्युइटी क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कंपनी चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड टू स्ट्रेट लाइन मेथड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। अब अभी आप 1 अप्रैल 2020 से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते आ रहे हो, आपने 2 साल डेप्रिसिएशन कर दिया यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, 2 साल डेप्रिशिएट करने के बाद आपका वैल्यू आ रहा है 9,72,000। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग कि 2 साल पहले फिर से जाओ और वहां से मानो कि स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होगा एंड जितना भी शॉर्टफॉल डेप्रिसिएशन है वो करंट ईयर में आप पीएनएल में चार्ज कर दो। तो ये क्वेश्चन में आपने यदि अटेम्प्ट किया है तो आईसीआई की तरफ से मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे आईसीआई प्लीज बच्चों को यहाँ पे 8 मार्क्स दे देना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है जो पहले आया करता था। अब आप जब भी चेंज इन मेथड करते हैं तो ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं प्रोस्पेक्टिवली होता है,
बट स्टिल मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं। इफ कोई भी बच्चा अटेम्प्ट करके आया है तो कुछ इस तरीके से था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। सबसे पहले आपको वर्किंग नोट्स में कुछ काम करना था, जैसे कि क्वेश्चन में जो बुक वैल्यू दिया हुआ है उसका रिवर्स कैलकुलेशन करके हमने बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2020 फाइंड आउट किया, राइट। एंड देन फिर आपको एक वर्किंग नोट बनाना था कि इफ आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो किया है तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, एंड स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग कितना डेप्रिसिएशन होना चाहिए। तो उस कंपैरिजन से आपको पता चलेगा कि फर्स्ट ईयर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड ईयर में एज पर डब्ल्यूडीबी मेथड आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1,08,000, बट डेप्रिसिएशन होना चाहिए 1,20,000। योर शॉर्ट डेप्रिसिएशन इज 12,000। ये 12,000 आप क्या करोगे करंट ईयर में, ये 12,000 आप क्या करने वाले हो करंट ईयर में मशीनरी से भी माइनस करोगे प्लस पीएनएल में भी चार्ज करोगे। आई होप दिस इज क्लियर, बट मुझे नहीं लगता कि बच्चों लोगों ने ये किया होगा, बट इट्स फाइन। मुझे तो लग ही रहा है कि आईसीएआई आपको इसके लिए एक्स्ट्रा मार्क देने वाली है। देन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कैसे निकालेंगे। अब प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम डिमिनिशिंग मेथड को ध्यान में ही नहीं रखेंगे, हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड को ध्यान में रखेंगे। तो 80,000 का कॉस्ट था, स्ट्रेट लाइन मेथड से आपने पहले 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, एंड आफ्टर दैट आप क्या करोगे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, बिकॉज आप अक्टूबर में सेल कर रहे हैं तो करंट ईयर में आपने 6 मंथ्स यूज किया है, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। सो योर बुक वैल्यू ऑन द सेल डेट विल बी 60,000। आप सेल कर रहे हो 45,000 में, तो लॉस ऑन सेल हो जाएगा 15,000। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और ऐसे जाके आपका मशीनरी अकाउंट बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपने ट्राई भी किया है तो आपको यहाँ पे आराम से स्टेप मार्किंग मिल जाना चाहिए। चलो, दैट वाज माय डेप्रिसिएशन क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे, जो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा आपसे एनपीओ से। नॉर्मली आईसीआई पूछता ही है एनपीओ से, तो इस बार भी पूछा और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं था। तो क्या बोला, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दे दिया और आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाना था। लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, बिकॉज कैपिटल फंड निकालना है। एडजस्टमेंट में क्या क्या है, आपके पास ओपनिंग डेटा दिया हुआ, ये सारे मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे। देन एडजस्टमेंट में क्या था, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इसका मतलब मुझे करंट ईयर में एडजस्टमेंट करना है फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जिसको डेप्रिशिएट करना है at the rate 10% एंड 15%। इन एडिशन इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर द क्लब लाइब्रेरी बुक का रीवैल्यूड फिगर दे दिया क्वेश्चन में, तो जो भी डिफरेंस होगा वो आपका डेप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स होगा। फिर एक पॉइंट है 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। इसका मतलब जितना भी एंट्रेंस फीस आपको मिला है उसका 60% कैपिटल फंड में ऐड होगा और बाकी 40% आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाएगा। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, एकदम लेस टाइम कंज्यूमिंग था। फटाफट आपसे एनपीओ का क्वेश्चन हो चुका होगा, जहां पे आपका सब्सक्रिप्शन इनकम, जिसमें आप आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड, एडवांस एट बिगिनिंग और एडवांस एट एंड का एडजस्टमेंट करोगे तो सब्सक्रिप्शन इनकम आएगा 295,500। देन एंट्रेंस फीस में से सिर्फ 20,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। मिसलेनियस इनकम में कोई एडजस्टमेंट नहीं था। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पूरा आपको मिल चुका था, तो कोई एडजस्टमेंट था नहीं। सैलरीज में भी आपको आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड का एडजस्टमेंट करना था, तो that will be 157,200। then rent and electricity में भी सेम था 7850 रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंसेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन होगा 6550, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 10,500, लाइब्रेरी बुक्स पे 2500, तो आपका सरप्लस आ जाएगा 8100 का। आई होप यहाँ पे आपने कोई ब्लंडर नहीं किया है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, जल्दी होने वाला क्वेश्चन था एग्जाम में। देन आपको एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है और उसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बना के आपका कैपिटल फंड आएगा 266,700 एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब कुछ प्लॉट कर देने के बाद योर टोटल ऑफ बैलेंस शीट विल बी 3,33,200। आई होप आपने इसमें कोई भी ब्लंडर नहीं किया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आराम से होने वाला क्वेश्चन था एंड आईसीआई स्टडी मैट से ही क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं। एनपीओ का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, 12 मार्क आराम से आपको मिल जाना चाहिए था। एंड देन केम पार्टनरशिप का क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्लास 12 में आपने भर भर के पार्टनरशिप का रखा है, फिर फाउंडेशन में भी सीख लिया, तो आराम से हो जाना चाहिए। और एक बच्चों प्लीज, इफ आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना। एंड इफ आपको कोई भी बेसिक कंसेप्ट सीखना है या फिर कोई चैप्टर्स में डाउट रहता है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे मिल जाएंगे। इफ यू वांट टू ज्वाइन माय क्लासेस तो आपको पता ही है कि कहाँ कांटेक्ट करना है, राइट? बिकॉज मुझे लगता है the right thing to become a CA is to follow ICAI study mat, और जो हम हमारे बच्चों को करते हैं, इसीलिए हमारा पासिंग परसेंटेज कंपेयर टू द अदर्स बहुत हाई रहता है।
ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं पार्टनरशिप का क्वेश्चन। पार्टनरशिप में क्या बोला, पी है, क्यू एंड आर पार्टनर्स है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। यहाँ क्या ध्यान रखना होता है, पहले सारे के सारे एसेट्स, सारा लायबिलिटीज हम ट्रांसफर कर देंगे एट बुक वैल्यू टू द रियलाइजेशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग चला जाएगा, मशीनरी चला जाएगा, फर्नीचर चला जाएगा, स्टॉक, ट्रेड डेटर्स, कैश एंड बैंक नहीं जाता। देन यहां से कैपिटल नहीं जाएगा, जनरल रिजर्व नहीं जाएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जाएगा और ट्रेड क्रेडिटर्स जाएगा। तो सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स एंड सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देना था। देन अब एक एक करके हम रियलाइजेशन का काम करेंगे, एसेट्स को रियलाइज करेंगे, लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन किसी पॉइंट के बारे में नहीं बोलेगा, तब उस एसेट को भी एट बुक वैल्यू रियलाइज करेंगे, लायबिलिटीज को एट बुक वैल्यू पे ऑफ कर देंगे। क्या बोल रहा है, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट व्हिच वाज सोल्ड फॉर 30,000, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, डायरेक्ट हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख देंगे बाय बैंक इन्वेस्टमेंट आ गया मेरा 30,000। देन बोलता है वन ऑफ द क्रेडिटर एग्रीड टू टेक ओवर सम आइटम्स ऑफ फर्नीचर एट ए बुक वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू 25,000 एंड 24,000। बोलते हैं हमारा कुछ क्रेडिटर्स है जिनको हम हमारा फर्नीचर दे रहे हैं 24,000 में, एंड बचे हुए क्रेडिटर्स को हम लोग 5% डिस्काउंट में पे करेंगे। तो हमारा टोटल क्रेडिटर्स था 1,24,000, उसमें से 24,000 का तो हमने उनको क्या दे दिया, फर्नीचर, बचा 1 लाख। 1 लाख का 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बेसिकली 95,000 आप लोग पे करोगे क्रेडिटर को, तो 95,000 क्रेडिटर को पे कर दिया। देन क्वेश्चन इज सेइंग 9,000 डेटर्स डूब गए और बाकी से पैसा रियलाइज हो गया, तो मेरे पास टोटल डेटर्स था 1,56,000, इसमें से 9,000 चले गए, तो यानी 1,45,000 से हमें पूरा पैसा, 1,47,000 से हमें पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक कोई भी किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया। देन लैंड एंड बिल्डिंग आपने 5,25,000 में रियलाइज किया, मशीनरी 1,70,000, 25,000 का फर्नीचर तो ऑलरेडी जा चुका है बुक वैल्यू का, तो बाकी जितना भी फर्नीचर बचा है वो हमने पी को दे दिया एट 75,000, स्टॉक 60,000। तो हमारा क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज कर लिया, मशीनरी रियलाइज कर लोगे, स्टॉक रियलाइज कर लोगे, फर्नीचर बचा हुआ, फर्नीचर पी लेके जा रहे हैं 75,000 में, तो भाई पी कैपिटल आ जाएगा। देन एक्सपेंसेस हुआ था डिसोल्यूशन का, वो हम पे ऑफ कर देंगे। एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स का पेमेंट था, वो हमने कर दिया। एंड बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन ने ईपीएफ के बारे में कुछ नहीं बोला, तो आपको पे ऑफ करना ही पड़ेगा, तो ईपीएफ को अपन पे कर देंगे। देन रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट फ्रॉम रियलाइजेशन इज 24,000। फिर सिंपल सा आपने पार्टनर्स कैपिटल बनाना था, जो भी पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम बैंक से पे ऑफ कर देंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका बैंक अकाउंट पूरा का पूरा मैच हो जाएगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, क्लास 12 में इससे भी हायर लेवल के क्वेश्चंस आपने किए हैं, क्लासेस के अंदर में आपने इससे हायर लेवल के क्वेश्चंस किए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही पानी सा क्वेश्चन था। चलो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4A, फिर से अगेन पार्टनरशिप का क्वेश्चन, एडमिशन का क्वेश्चन, एकदम इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम योर स्टडी मेट। क्या बोल रहा है, ऑलरेडी दो पार्टनर है अन्नू एंड मन्नू, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3, एंड क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखा है, बैलेंस शीट में दे रखा है और बोला है रानू बोल के एक पार्टनर है जो एडमिट हो रही है फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में बता दिया। अब हमारे पास एडमिशन का क्वेश्चन है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के पता कर लिया कि अनु एंड मनु दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन द रेशियो 5:3, इन द रेशियो 5:3 इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब रानू विल ब्रिंग 1 लाख इज कैपिटल, वो इतना पैसा लेके आ रहा है। गुडविल के लिए क्या बोला, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years, तो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट को एवरेज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो फर्म का गुडविल आ जाएगा। उसके अंदर में जब हम रानू का शेयर, क्योंकि वही एक गेनिंग पार्टनर है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये पता चल जाएगा कि रानू कितना पैसा अपना गुडविल का लेके आने वाली है। तो रानू कितना लेके आएगी, 42,000 लेके आएगी। ये 42,000 हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे इन द रेशियो 5:3। फिर आपको रिवैल्यूएशन का काम करना था, रिवैल्यूएशन में बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज करना था, मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर का वैल्यू कम करना है, इन्वेंट्री का वैल्यू कम करना था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ाना था। तो ये सब करने के बाद आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया होगा 22,400, जो आपने ओल्ड पार्टनर्स अन्नू एंड मन्नू के बीच में एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड देन देयर वाज अ नॉर्मल क्वेश्चन, पार्टनर्स कैपिटल बनाना था आपको, जहां पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा, नया
पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया, फिर जितना नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था वो आप अन्नू एंड मन्नू में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे एंड बैलेंस सीडी आपका आ जाएगा। दैट वाज द सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था, बहुत इजी से आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिलने चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं था एंड आराम से ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। बैलेंस शीट का टोटल विल बी 10,30,100 is the total of balance sheet, right? चलो चलते हैं आगे, let's discuss the next question. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो कि अभी अभी आपके फाउंडेशन में ऐड हुआ था। अच्छी बात क्या थी पता है बच्चों, इस पेपर के अंदर में आईसीआई ने पूरा मजा लिया। क्यों मजा लिया? क्योंकि नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि जो जो नए टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं वो तो अभी आईसीआई पूछेगा नहीं, वो तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में पूछेगा, अभी तो नया नया अटेम्प्ट है। बट इस बार आईसीआई ने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स वो कवर किए हैं जो उन्होंने नया ऐड ऑन किया है। हाँ, एक्सेप्ट वन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वाला पार्ट छोड़ दूं तो बाकी सारी टॉपिक्स आईसीआई ने यहाँ पे कवर कर लिए। देखो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास में एक बैलेंस शीट दिया हुआ है एंड सर्टेन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का डेटा दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन ने क्या बोला, विद द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आपको ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनाना था। अब ये बनाने के लिए क्वेश्चन के अंदर में जीपी परसेंटेज तो बता दिया, लेकिन क्वेश्चन के अंदर में टोटल क्रेडिट सेल्स नहीं पता था। बट यू नो द कैश सेल्स एंड कैश परचेज, आपको कैश सेल्स पता है, कैश परचेजेस पता है, बट आपको टोटल सेल्स और टोटल परचेज नहीं पता। तो टोटल सेल्स होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स एंड टोटल परचेज होता है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। ये दोनों ही आपको नहीं दिया हुआ, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर में टोटल डेटर अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर अकाउंट। तो एज ए वर्किंग नोट हमने क्या किया, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, जिसमें डेटा प्लॉट करने के बाद आपको क्रेडिट सेल्स का बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा एंड क्रेडिटर अकाउंट से आपको क्रेडिट परचेज का मिल जाएगा। जब आप क्रेडिट परचेज में कैश परचेज ऐड कर दोगे तो आपको टोटल परचेज मिल जाएगा। सिमिलरली क्रेडिट सेल्स में कैश सेल्स ऐड कर दोगे तो आपको टोटल सेल्स मिल जाएगा। तो उस तरीके से बहुत इजी सा क्वेश्चन था। एक बार आपको वो डेटा मिल गया, ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देयर वाज नो डायरेक्ट एक्सपेंस इन द क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंसिंग फिगर करके आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ था, क्वेश्चन ने बोला था 12.5% ऑन सेल्स, तो हमारे पास जब टोटल सेल्स वैल्यू है तो उसका 12.5% आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। सो क्लोजिंग स्टॉक विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। देन नेट ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 12,40,000, उससे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका नेट प्रॉफिट आएगा 3,63,150, जो कि बैलेंस शीट में कैपिटल से ऐड हो जाएगा एंड the total of your balance sheet will be 848,550। मोटर व्हीकल में से डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखा देंगे, फर्नीचर से डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखा दोगे, 6% इन्वेस्टमेंट एज इट इज रहेगा, बाकी सारी कहानी एज इट इज है, बस आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के भी आ जाएगा एंड कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करके ड्राइंग्स माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ कैपिटल आपका निकल के आ जाएगा 7,28,150। दैट वाज माय इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा था जो इजीली आपसे हो गया होगा एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5A, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। बहुत ही पानी सा क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे क्या बोला है कि हम लोग को इन्वेंट्री का वैल्यू निकालना है 31 मार्च का, क्योंकि बिजनेस ने इन्वेंट्री लिया 10 अप्रैल। तो बेसिकली ये क्या है, फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, बैकवर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 10 अप्रैल से 31 मार्च वापस आना है एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 4,50,000। तो क्या बोला यहाँ पे, आपको बैकवर्ड मेथड से गुड्स सोल्ड टू कस्टमर, तो जब हमने सेल कर दिया तो जब हम बैकवर्ड आएंगे तो उसको ऐड करेंगे, बट जब ऐड करेंगे तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड करेंगे, ना कि सेलिंग वैल्यू को ऐड करेंगे, राइट। तो इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में जीपी परसेंटेज दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब 1,10,000 डिवाइडेड बाई 125% करोगे तो आपका कॉस्ट निकल के आएगा इसका 88,000। ये आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे वापस। देन सेल्स रिटर्न कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा, दैट विल बी 8,000। परचेज इंक्लूडिंग कैश परचेज, उससे हमें मतलब ही नहीं है, पूरा का पूरा परचेज माइनस हो जाएगा, 85,000 आपका माइनस हो जाएगा। परचेज रिटर्न एड बैक हो जाएगा 2,500। गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 रिसीव्ड इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, आउट ऑफ विच 60% गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय 10th अप्रैल। यानी 60% तो हम बेच चुके हैं। इसका मतलब जो ऊपर क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है इसके अंदर 40% ऑफ द कंसाइन्ड गुड्स मेरे पास है।
अब कंसाइनमेंट में जो हमारे पास गुड्स आता है वो हमारा होता ही नहीं है, वो कंसाइनर का होता है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, वो बचा हुआ 40% जो हमने स्टॉक में काउंट कर रखा है उसको भी माइनस कर देंगे। तो 15,000 का 40% बेसिकली 6,000 रुपीज आपका माइनस हो जाएगा। And the last point, after the stock was taken, it was found that there were certain very old slow moving item costing this which should be taken at this। यानी हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे इस वैल्यू को ऐड करना था बट आपने गलती से इस वैल्यू को ऐड कर रखा है, इसका मतलब ज्यादा दिखा रखा है। डिफरेंस वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, दैट इज 5350 से माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस करने के बाद आपका वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगा एज ऑन 31st ऑफ मार्च। बहुत ही इजी सा छोटा सा क्वेश्चन था 5 मार्क का, जो इजीली आपसे हो गया होगा एग्जाम में, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं था। चलो चलते हैं अब आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके पास चॉइस मिल गया, वहां पे क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इससे पानी क्वेश्चन, भाई क्या कर्म किया तुम लोगों ने, कितना लक था इस बार तुम लोग का, इतना इजी क्वेश्चन एज इट इज स्टडी मेट का क्वेश्चन आपको आईसीआई ने पूछ लिया। इतना इजी क्वेश्चन जहां पे कुछ नहीं करना, जस्ट आपको डेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में प्लॉट कर देना था, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो बाबा रे बाबा, इतना इजी क्वेश्चन कैसे आईसीआई पूछ लेता है रे। चलो पूछ लिया तो हमारी किस्मत, क्या दिक्कत है। देखो क्या था, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दिया हुआ था, हमने ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दे दिया। देन रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक पता है, परचेज पता था, परचेज रिटर्न पता है एंड क्लोजिंग स्टॉक पता है। तो उन सब का कैलकुलेशन करके हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालिया। अब किसी हो सकता है कोई बच्चा यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिखा रहा है, उसका भी आंसर सेम ही आया होगा। देन क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दिया हुआ था, एक दिया हुआ था सेल ऑफ स्क्रैप। ध्यान रखना, स्क्रैप मतलब फैक्ट्री के अंदर कोई भी जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तो वो जो खराब हो जाता है, जो भंगार के रेट में फिर हमें उसको ऐसे बेचना पड़ता है, उसको हम स्क्रैप बोलते हैं। तो उसको सेल करके जो भी पैसा आया है, इट इज जस्ट ट्रीटेड लाइक अ बाय प्रोडक्ट। तो आप क्या करोगे, इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हो सो दैट आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कम हो जाए। देन नॉर्मल डायरेक्ट वेजेस, indirect material, indirect wages, power and electricity, repairs and maintenance and depreciation of factory shed and plant and machinery, यानी सारे के सारे आइटम्स डेबिट साइड में प्लॉट कर देना था। इससे आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना है, जो कि मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, आराम से आपसे हो चुका होगा, क्योंकि जिसने आईसीआई स्टडी मेट को थोरोली करके गया होगा, जो बच्चा अच्छे से आईसीआई स्टडी मेट को फोकस किया होगा, ट्रस्ट में उसने तो ये पेपर बहुत अच्छे से किया होगा, आराम से उसका 85 प्लस तो आ ही जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बीआरएस। ओ माय गॉड, बीआरएस बैंक ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आईसीआई दो तरीके से सॉल्व करती है, या तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट को नेगेटिव कॉलम से स्टार्ट करके कर सकते हैं, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन को, ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन को आप पॉजिटिव कॉलम में लिख के भी कर सकते हैं। बट जब आप उसको पॉजिटिव मान के करते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस उल्टा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, मुझे पासबुक का बैलेंस निकालना है। तो नॉर्मली हमें पता है कि जब बैलेंस जो चीज का निकालना होता है उसमें चेंजेस आप नहीं कर सकते, बट सिंस दिस क्वेश्चन इज ऑफ ओवरड्राफ्ट हमें उल्टा चलना पड़ेगा। दैट मींस चेंजेस कैन बी मेड इन द पासबुक बट चेंजेस कैन नॉट बी मेड इन द कैश बुक। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम लोग ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन को पॉजिटिव कॉलम में शो करके कर रहे हैं। इसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं, कोई बच्चा इसको नेगेटिव मान रहा है, तो जो जो आइटम्स में प्लस करूंगा तुम्हारे अकॉर्डिंग वो माइनस हो जाएगा, और जो आइटम में माइनस करने वाला वो आपके अकॉर्डिंग प्लस हो जाएगा, बट द आंसर विल बी सेम। फर्स्ट पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड एज पर बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी हमने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, बट अभी तक कैश बुक में प्लस नहीं हुआ है, तो चेंजेस पासबुक में ही करना है मुझे। तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 4000। कैश रिसीव फ्रॉम एक्स वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश मिला लेकिन हमने बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में डाल दिया। क्या करना था, कैश मिला है तो ये तो कैश कॉलम में जाना चाहिए था, गलती से हमने बैंक को प्लस कर दिया, यानी कैश बुक ज्यादा आ रहा है बट वी कैन नॉट मेक चेंजेस इन द कैश बुक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी प्लस कर देंगे बीआरएस में। डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट। अब डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम बोले तो कैश बुक, डेबिट साइड मेरा प्लस साइड होता है, वो कम आ रहा है, लेकिन बैंक में तो करेक्ट आ रहा होगा, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। देन अ चेक ऑफ 9000 डिपॉजिटेड बट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट 8950, हमने कैश बुक प्लस कर रखा है 9000, लेकिन बैंक में प्लस हुआ 8950। सिंस चेंजेस कैन बी मेड इन द पासबुक, तो हम लोग क्या करेगा, वहां पे 50 रुपीज और प्लस कर देंगे। बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो बैंक प्लस हो चुका है, कैश बुक में प्लस नहीं हुआ, तो हम लोग पासबुक में चेंजेस करना है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 4200।
बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, गलती से 2 बार हमने बैंक को माइनस कर दिया कैश बुक में। सिंस चेंजेस कैन बी मेड इन द पासबुक, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार बीआरएस में फिर से 40 माइनस कर लेंगे। नोटिंग चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक फॉर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस मेरा पासबुक से माइनस हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस पासबुक में करना है तो इसको प्लस कर देंगे वापस। चेक डिपॉजिट किया बट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 5 अप्रैल, हमने चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक ऑलरेडी प्लस हो रखा है, लेकिन पासबुक में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, पासबुक को भी प्लस कर देंगे, चेंजेस पासबुक में करना है। चेक इशू किया 26 मार्च को, लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ टिल 31 मार्च, तो हमने चेक इशू किया तो ऑलरेडी कैश बुक माइनस हो चुका है, अभी हमें चेंजेस करना है पासबुक में, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस बच्चे ने भी इस ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन को स्टार्टिंग किया है माइनस कॉलम में लिखना, तो जो जो चीज हमने प्लस किया है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस किया है वो प्लस हो जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका आंसर सेम आएगा जो हम लोगों का आ रहा है। तो बेसिकली बीआरएस से आपका आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 22,820। आई होप इसमें तो आपसे गलती नहीं हुआ होगा, इतना इजी क्वेश्चन आईसीआई ने आपसे पूछा है, फ्री के मार्क्स थे, फ्री के, लूट लो लूट लो लूट लो, तो आपने शायद लूट लिया होगा इन मार्क्स को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजी सा क्वेश्चन, शेयर्स का क्वेश्चन आया था, यहाँ पे ऑलरेडी आपको सर्टेन डेटा दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, 1 अप्रैल कंपनी मेक अ फाइनल कॉल ऑन @6 each on 40,000 इक्विटी शेयर, सिंस हमारे पास 40,000 इक्विटी शेयर्स है जिनका 4 रुपीज ही पेड अप था, तो यानी 6 रुपीज अभी तक पेड अप नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो बचा हुआ रुपए भी कॉल कर रहे हैं, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे एंड फाइनल कॉल का रिसीव एंट्री करेंगे। अब 1 मई को the board of director of the company decided to forfeit the shares on which final call is due। अब कंपनी ने क्या किया, ये जो 10,000 शेयर होल्डर है जिन्होंने 2 रुपए का एरियर कर रखा था, उनका कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट कर लिया, तो फॉरफिचर का एंट्री करना होगा। अगेन कंपनी ने क्या किया, उन्हीं के शेयर्स को री इश्यू कर दिया 11 रुपए में, फुल्ली पेड अप यानी प्रीमियम में री इश्यू कर रहा है, तो बेसिकली फॉरफिट करने से जो प्रॉफिट हुआ था वो पूरा का पूरा प्रॉफिट रह गया। अब शेयर फॉरफिचर में जो भी बैलेंस है वो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ कंपनी हैज डिसाइडेड टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 फुल्ली पेड बोनस शेयर फॉर एवरी 2 फुल्ली पेड, 2 के बदले में 1 शेयर कंपनी दे रही है फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर को। अब मेरे 90,000 फुल्ली पेड अप हो गए, 40,000 भी फुल्ली पेड अप है, तो कंपनी में टोटल 1,30,000 शेयर्स फुल्ली पेड अप है, 2 के बदले में 1 शेयर्स मिल रहा है, बेसिकली 65,000 यानी 6,50,000 रुपए के 6,50,000 रुपए के कंपनी बोनस बांटने वाली है, तो उसके लिए पहले हम बोनस का एंट्री ड्यू करेंगे और उसके बाद में बोनस करेंगे। सो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आईसीआई ने आपसे पूछ लिया था, पहले आपने फाइनल कॉल ड्यू किया आराम से, देन वो 6 रुपीज जो थे वो आपने ड्यू किए, फिर आपको फाइनल कॉल रिसीव हुआ, उसके बाद आपने वो 10,000 शेयर्स को फॉरफिट करने का एंट्री किया एंड देन उन्हीं शेयर्स को आपने री इश्यू कर दिया, राइट। उसके बाद हमने बोनस ड्यू किया। अब बोनस कैसे ड्यू करते हैं, सबसे पहले यदि हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है जो स्पेसिफिकली बोनस के लिए ही यूज किया जाता है, हम पहले उसे यूज करेंगे, देन हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में लिख दिया कि कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश है, तो एनी रिजर्व्स व्हिच आर रियलाइज्ड इन कैश वो हम यूज कर सकते हैं, तो हमने कैपिटल रिजर्व यूज कर लेंगे, जनरल रिजर्व यूज करेंगे एंड बाद में 1,20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यूज करेंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर बोनस दे देंगे एंड शेयर फॉरफिचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। दैट वाज योर क्वेश्चन रिलेटेड टू फॉरफिचर एंड बोनस कंबाइन करके आईसीआई ने पूछा था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, लेस टाइम कंज्यूमिंग, आराम से इजीली आपको 10 मार्क्स यहां सिक्योर करने चाहिए थे। Now let's discuss the last question of the paper, question number 6 है जो कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का आया था। यहाँ पे आईसीआई ने आपसे बैलेंस शीट पूछा था, ये क्वेश्चन भी पूरा आपका स्टडी मैट से ही है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन तभी करते हैं जब वो फुल्ली पेड अप होते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी 75 पेड अप और क्वेश्चन ने कोई डेटा नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करेंगे, पहले 25 रुपीज का फाइनल कॉल ड्यू करेंगे एंड अज्यूम करेंगे कि सारे शेयर होल्डर ने वो पैसा दे दिया, उसके बाद में हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन ड्यू करेंगे। अब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन के लिए पैसा हम कहां से अरेंज कर सकते हैं, या तो नया इक्विटी शेयर इश्यू कर दो या फिर फ्री रिजर्व्स यूज करो, लेकिन जितना फ्री रिजर्व्स आप यूज करते हैं उतना ही आपको सीआरआर क्रिएट करना होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर में क्या किया था कि 60,000 नए शेयर्स इश्यू किए एट 10% प्रीमियम, जिसमें से 25 रुपीज एप्लीकेशन के साथ में, 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम, बेसिकली 25, 35 प्लस 10 यानी 60 रुपीज
आपने करंट ईयर में कॉल किया है, बाकी जो भी फाइनल कॉल का पैसा वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो मुझे ये फाइंड आउट करना होगा कि कैपिटल रिजर्व सीआरआर कितना क्रिएट करना था। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, पहले आपने फाइनल कॉल ड्यू किया, क्वेश्चन बोल चुका था कि डेट्स इग्नोर करना है, तो हमने प्रेफरेंस शेयर्स पे फाइनल कॉल ड्यू किया, देन फाइनल कॉल का पैसा रिसीव किया, फिर शेयर्स इश्यू किए हमने। तो पहले एप्लीकेशन मनी आया, फिर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिया, फिर शेयर्स अलॉट कर दिया, अलॉटमेंट के ड्यू एंट्री पास की हमने, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री हुआ और अलॉटमेंट का पैसा मुझे मिल गया। तो यहाँ पे मुझे रिडम्पशन का ड्यू एंट्री करेंगे, तो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडम्पशन ड्यू कर दिया। टोटल 84 लाख का रिडम्पशन करना है, जिसमें फेस वैल्यू है 80 लाख। 80 लाख फेस वैल्यू का रिडम्पशन करना है, जिसके लिए कितना फेस वैल्यू हमारे पास शेयर्स में आ चुका है, 15 लाख ये आ चुका, 21 लाख ये आ चुका, दैट मींस 36 लाख तो आपने शेयर्स में से पैसा अरेंज कर लिया। आउट ऑफ 80 लाख 36 लाख आपके पास आ चुका है, दैट मींस 44 लाख आप फ्री रिजर्व्स का यूज करने वाले हैं। दैट मींस उतना ही पैसे का सीआरआर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन हम प्रेफरेंशियल होल्डर का रिडम्पशन कर देंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो था 4 लाख का, वो हम लोग राइट ऑफ कर देंगे थ्रू जनरल रिजर्व। दैट वाज माय शेयर्स का क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा। देन आपको बैलेंस शीट का जस्ट एक्सट्रैक्ट बनाना था। एक्सट्रैक्ट के अंदर में अब प्रेफरेंस शेयर्स आपके दिखेंगे नहीं, दो टाइप के इक्विटी शेयर्स होंगे, एक तो फुल्ली पेड अप है और एक का 60 रुपीज पेड अप ही आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम का इतना बैलेंस बचेगा, सीआरआर का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, और जनरल रिजर्व से क्या क्या माइनस हुआ वो आप दिखा दोगे तो एकदम सब कुछ करेक्ट हो जाएगा। तो दैट वाज योर क्वेश्चन पेपर। एंड द लास्ट क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। नहीं लगता कि हर कोई बच्चा पढ़ के गया होगा, बट एकदम लेमन तरीके से भी आप लिखते तो आपका काम हो जाता। बहुत ही इजी आईसीआई का स्टडी मेट से ही क्वेश्चन था, एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। बेसिकली सब्सिडियरी बुक्स वही है जो आपके जर्नल का काम इजी करता है, जहां पे आप समराइज्ड वे में एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका बच्चों सीए फाउंडेशन जून 24 अकाउंट्स का पेपर। बहुत ही इजी पेपर था, आई थिंक बहुत अच्छे से आप लोग इसमें स्कोर करने वाले हैं। स्टिल आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपको सजेशंस चाहिए, एंड आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है कि भैया शायद नहीं होगा, इसमें सिली मिस्टेक कर दिया, डरो मत, आईसीआई बहुत स्टेप मार्किंग देता है। आप बिंदास सारे पेपर्स को अच्छे से लिख के आओ, इवेलुएट करो घर पे बैठ के कि क्या मिस्टेक है, आपको लगता है कि नहीं इस अटेम्प्ट में मेरा चांसेस थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, तो डू नॉट जस्ट वेस्ट योर टाइम, फिर से जान लगा के पढ़ाई में लग जाओ। बिकॉज कुछ नहीं होने वाला बेटा, यदि एक अटेम्प्ट नहीं भी हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आपका करियर रुक रहा नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। हिम्मत मत मारो, हार मत हारो, बस चलते रहो। ये जर्नी ऐसा है जहां पे आपको सब कुछ सीखना है, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ पढ़ाई सीखना है, ये हर चीज सीखना है कि कैसे डाउनफॉल से वापस रेस करना है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया। इफ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज डू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब कर लेना। फर्दर कंटेंट्स ऐसे बहुत सारे डालता रहूंगा, एंड प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प भी करेगा। सो आई होप आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए, एंड हम लोग ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे, राइट? थैंक यू, बाय बाय।